और तमाम जितने भी कार्यकर्ता यहाँ मौजूद हैं, उन सब का पार्टी की राज्य कमेटी की तरफ से धन्यवाद करता हूँ। और ये सिर्फ औपचारिकता के लिए नहीं कह रहा हूँ, बिल्कुल अपने दिल से, मन से, हृदय की गहराई से आप सबको आभार प्रकट करता हूँ, क्योंकि आपकी वजह से अगर देखा जाए तो 12 तारीख को जिस दिन यह सीट हमें मिलने का ऐलान हुआ, कुछ राजनेताओं के द्वारा राजनीतिक हलकों में मैं आप कह सकता हूं ये प्रतिक्रिया थी कि कांग्रेस पार्टी ने तो ये सीट बीजेपी को थाली में परोस के दी थी। 12 तारीख को यह प्रतिक्रिया थी, लेकिन उसके बाद ये आप लोगों की मेहनत है, जिस कर्मठता के साथ, जिस लगन के साथ आप लोगों ने काम किया, कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने, हमारे जन संगठनों के, किसानों के, मजदूरों के और इस हल्के के लोगों का जो समर्थन जो मिला, वो धीरे धीरे चर्चा बिल्कुल पलट गई। पूरे हरियाणा में यह चर्चा फैल गई कि भिवानी से मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने जो उम्मीदवार खड़ा किया कांग्रेस के समर्थन से, इससे बढ़िया उम्मीदवार पूरे हरियाणा में कोई नहीं। दूसरी, इसके साथ साथ ये हुआ कि जो धन बल के सहारे, जोर तोड़ के ताकत के दम पे भारतीय जनता पार्टी जो अब तक भिवानी की जनता के साथ जो धोखेबाजी करती आई है, अब की बार भिवानी की जनता उसे शिकस्त देने जा रही है। आखिर तक आते आते सबकी जुबान पे आ गई कि कामरेड जीतेगा और घनश्याम हारेगा। ये आप लोगों की वजह से, इसलिए चाहे दिल से आपका पार्टी की तरफ से हम आभार प्रकट करते हैं। अगली बात यह है कि बहुत साथियों ने अलग अलग चर्चाएं की। जो भी नतीजा आया हरियाणा का, अलग अलग व्याख्याएं, तमाम तरह की, इसमें चुनाव आयोग उनका था और इनके यार पूंजीपतियों का धन था, उन द्वारा कंट्रोल्ड मीडिया था और तमाम तरह की तिकड़में थी जो जात और धर्म के आधार पर जो की गई। इन तमाम तिकड़मों के, छल कपट के, धन बल के आधार पर जो कुछ भी हरियाणा में होया, भिवानी में होया, उन सब के बावजूद, इन सब के बावजूद सच्चाई यह है कि हरियाणा की बहुमत जनता ने बीजेपी को नकारा है। उनको कोई सकारात्मक मतादेश नहीं मिला है। 39.9% वोट है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 60% से ज्यादा लोगों ने भाजपा के खिलाफ वोट किया है। 60% से ज्यादा। ये तो हमारी चुनाव प्रणाली का दोष है। जिस तरह का हमारी चुनाव प्रणाली है, ये उसकी वजह से है कि आज 39% वोट तो मिली बीजेपी ने और 39% वोट मिली कांग्रेस ने। वोट का अंतर तो सिर्फ है 0.6%। वोटों का अंतर तो दोनों पक्षों के बीच में अंतर है सिर्फ 0.6%, 1% भी नहीं है। लेकिन सीटों का अंतर है 12%, 11 सीट ज्यादा मिली। ये चुनाव जो व्यवस्था हमारी है, ये व्यवस्था दोषपूर्ण है। ये जनता का वास्तव में मतादेश की अभिव्यक्ति नहीं करती। अगर वोटों के अनुपात में जिसको जितनी वोट मिली उस पार्टी के उतने प्रतिनिधि हों, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी को बहुमत नहीं है। लोगों ने उसको नकारा, इसमें कोई दो राय नहीं। एक तो मैं यह बात कहना चाहता हूं। दूसरी बात, बावजूद इसके कि हमने आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी के लोग भी बैठे, हम भी बैठे, ईवीएम का दोष है, उसका जवाब लोकसभा चुनाव आयोग ने अब तक नहीं दिया। विभिन्न तरीकों से उसके सवाल खड़े, लेकिन देगा भी नहीं, क्योंकि चुनाव आयोग आज के दिन इनकी जेब में है। संविधान के मुताबिक जो सुप्रीम कोर्ट ने जो व्याख्या दी थी
उसको पलट करके हमारे देश में एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया में न्यूनतम जरूरत है कि जिसने चुनाव प्रक्रिया को चलाना है वो रेफरी, वो तो कम से कम स्वतंत्र होना, वो निष्पक्ष हो, लेकिन वो स्वतंत्र ना रहे, वो निष्पक्ष ना रहे, इसकी पक्की व्यवस्था कानून बना करके की गई। तो चुनाव आयोग तो यही रहेगा, वो जवाब नहीं देगा, ये पक्की बात है। दूसरी बात, शासक वर्गों की जो ताकत है, हम ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए, प्रतिद्वंदी उसकी ताकत क्या है और हमारी ताकत का मतलब उसका आकलन करना चाहिए। सारा अखबार, सारा मीडिया क्या चर्चा करता है? 10 साल से बीजेपी का शासन है, क्या नीतियां लागू की, उसके क्या जनता पर प्रभाव पड़े, इसकी कोई चर्चा नहीं होगी। हल्के में, किस हल्के में कितनी जात के लोग हैं, ब्राह्मण कितने हैं, जाट कितने हैं, बनिया कितने हैं, पंजाबी कितने हैं, इसकी बता देंगे। सैकड़ों साल की गुलामी के बाद किसी एक जात ने नहीं कुर्बानी दी। हिंदुस्तान के तमाम मेहनतकश लोगों ने एकजुट होकर के, तमाम भाषा भाषी लोगों ने, तमाम धर्मों के मानने वाले लोगों ने, उन सब ने मिलकर के इस देश को जीता था, बनाया था, एक संविधान बना था। लेकिन अफसोस की बात है कि आज जो ताकत बैठी है वो आजादी के आंदोलन के वारिस नहीं है। ये वो लोग हैं जो आजादी के आंदोलन के दौरान, क्योंकि बीजेपी आरएसएस की बच्ची तो है, उसी की तो शाखा है। आरएसएस उस समय के ऊपर आजादी के आंदोलन में वो अंग्रेजों के साथ थी, उनके साथ खड़ी थी, आजादी के आंदोलन के विरोध में थी, यह हमें भूलना नहीं चाहिए। इसलिए वही राजनीति जो अंग्रेजों की राजनीति थी, लूट, झूठ और फूट, बांटो और राज करो, आज ये देश के अंदर राजनीति चल रही है। लोगों को आपस में जात और धर्म पे लड़वाओ, बांटो और अपने यार पूंजीपतियों के लिए देश की दौलत को लुटवाओ, ये चलता रहा। और इसीलिए आज उनके यार पूंजीपतियों के द्वारा बोरियां भर भर के पैसा दिया गया, वो सब जगह पहुंचा। हमारे सामने क्या चुनौती है? हमारे सामने ठीक बात है कि हम ऐसी कोशिश करें अपनी मेहनत से कि अगली बार ये जो 34,000 लोगों ने जो भिवानी में वोट दिए हैं, ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं टनाटन खरे, जिन पर ना रुपया चाल्या, जिन पर ना जात का ना धर्म का क्या है का भी असर नहीं हुआ। ये खरे वो मेहनतकश लोग हैं जिनका आपने विश्वास जीता। ये हमारी दौलत है। इस धरोहर को कैसे बढ़ाया जाए, यह हमारा सबसे महत्वपूर्ण काम बनता है। या तो धरोहर 34,500 थोड़ी संख्या नहीं है। भिवानी हल्के के अंदर 34,500 जिनके ऊपर तमाम तरह के प्रेशर थे, दबाव थे, जात के ठेकेदारों के, पैसे का प्रलोभन थे, सब तरह से उनको हरने की कोशिश की गई। सबके बावजूद इन्होंने न्याय के पक्ष में, जो उनका हिमायती है, जो लगातार लड़ता है किसानों मजदूरों के सामाजिक न्याय के पक्ष में, गुंडागर्दी के खिलाफ, सामाजिक भेदभाव के खिलाफ, उसके पक्ष में अपना वोट किया। यही लड़ाई को आगे बढ़ा। आज हम सबके सामने कांग्रेस के नेता बैठे, हम बैठे, जहां एक तरफ चुनाव सुधार का मुद्दा बनता है देश में कि चुनाव आयोग भी स्वतंत्र हो, दूसरा इसके साथ साथ ये बहुत महत्वपूर्ण है कि ये अनुपातिक प्रतिनिधित्व भी होना चाहिए ताकि जनता का ठीक से प्रतिनिधित्व हो सके। इसके साथ साथ कॉर्पोरेट का चंदा, यह चंदा नहीं है, यह रिश्वत है जो पॉलिटिकल पार्टीज को, बीजेपी को खास तौर पर सबसे ज्यादा मिला। यह चंदा नहीं है, यह रिश्वतखोरी है, यह प्रतिबंध होना चाहिए। और चुनाव आयोग को कॉर्पोरेट से पैसा लो और सबको समान रूप से प्रचार का मौका सब पार्टियों को मिलना चाहिए। क्या वजह है? क्या आज अखबारों के अंदर आग लगाओ विज्ञापन छपते रहे, पूरे के पूरे अखबार टेलीविजन भरे रहे, कोई कार्रवाई किसी प्रकार की नहीं की? आप उठा के देखो, पूरा आचार संहिता का उल्लंघन था, जाति के आधार पर भड़काऊ पोस्टर दिए जा रहे थे, कोई कार्रवाई नहीं की। यह महत्वपूर्ण मुद्दा है। लेकिन उधर दोष देते रहो, कुछ बात नहीं बनेगी। सच्चाई यह है कि जो वैचारिक तौर पे आज हिंदुस्तान को फिर से उसी से हिंदुस्तान को गुलाम बना करके जिन्होंने रखा, उसी विचारधारा में जकड़ने की कोशिशें की जा रही है। तो हमें जनता के बीच में जाना पड़ेगा। ये किसान
जिसका धान का कट्टे का भाव भी वही है, जब वो बम बनाए तो हराज कूदे तो जात है कोई भी है, उसकी फसल का भाव भी वही है, उसकी सबकी बर्बादी बराबर है, उसमें तो कोई फर्क नहीं है किसी बात। ये मजदूर, ये कर्मचारी आज एक कैटेगरी को लेकर के दलितों के बीच में, अरे इनका कोई इस बात के न्याय का कोई मतलब नहीं इनके सामने सीधे तौर पर राजनीतिक लाभ उठाना। थोड़ा सा अपने विवेक से काम करके देखो, 2.25 लाख रोजगार नौकरियां जो रोजगार कौशल निगम के तहत है, 2.25 लाख, इनमें से 1 लाख तो वो हैं जो 10 साल से 15 साल से पहले काम कर रहे थे, जिनका दावा था रेगुलराइजेशन का, जो कोर्ट में जा सकते थे। उसके दावे को खत्म करने के लिए रोजगार कौशल निगम बनाया, लेकिन बाकी के जो भर्ती करे गए हैं वो तो पर्ची तय करे ना। ये तो कहना बिना पर्ची बिना खर्ची, ये कौन सी योग्यता थी, किस मेरिट के आधार पर भर्ती किया गया? ये जो रोजगार कौशल निगम के अंदर कौन सा आरक्षण था? अगर 75,000 का भी आप प्रतिशत निकाल लो, 10%, तो 17,500 नौकरियां जो इस कैटेगरी को मिलनी चाहिए थी, कौन खा गया तुम्हारी नौकरी को? जो विभाग रोडवेज जो बेच दिया, उसके अंदर जो आरक्षण के तहत जो दलितों को जो मिलना चाहिए था, अनुसूचित जाति को कौन लेगा उसको? यह आज रोजगार, तमाम पब्लिक सेक्टर, शिक्षा को बर्बाद, आज तो व्यापार बना दिया। 10-10 लाख रुपए सालाना बॉन्ड, कौन दलित पड़ेगा? कौन दलित का बेटा बेटी पड़ेगा? आज पैसे के बदले नौकरियां हैं, पैसे के बदले दाखिले हैं। जिसके माँ बाप के पास पैसे हैं वो डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, नंबर से बालक के होते ना हो, पर पक्का दाखिला मिलेगा। नंबर बालक के कितने हो, माँ बाप के पास पैसे नहीं है, वो डॉक्टर नहीं बन सकता, इंजीनियर नहीं बन सकता। किसने व्यवस्था कायम की है? तो आज हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी यही है कि ये बातें लोगों के बीच में, ये संदेश कि हमारी एक वर्गीय एकता जो जाति के आधार पर तोड़ी जा रही है, जो सांप्रदायिकता के आधार पर तोड़ी जा रही है, उसको आप कैसे मजबूत करें? सबसे बड़ी चुनौती आज देश के सामने यही, देश की विरासत को बचाना है, इस देश को बचाना है, इस देश की संविधान को अगर बचाना है तो हम तमाम कार्यकर्ताओं की जो फौज यहाँ खड़ी है, हम 1 साल के अंदर अंदर इस पूरी तस्वीर को बदल सकते हैं। उसके लिए जरूरी है, ये महिलाएं इतनी संख्या में बैठी, और सही कहा विशाल कौर ने, पूरे भिवानी हल्के में आज चर्चा की, भाई कमाल की कार्यकर्ता है, वो तो किराए पर है ना, उनके तो कार्यकर्ता, और ये पढ़ी लिखी भी है, प्रोफेसर है, रिटायर्ड है, टीचर है, कोई नौकरी, अलग अलग तरह से घरेलू काम करने वाले भी हैं, और दिन रात गर्मी में, तपती दोपहर धूप में जिस तरह से काम किया है बेमिसाल है। हमारे साथियों ने जिस तरह से, या कहीं कहीं किसी तरह से भी रह लिए, पढ़ लिए, जना भी कोई गद्दा पा गया, रह गए। एक भी आदमी ने, एक भी कार्यकर्ता ने, अलग अलग जगहों से आए थे, हमें कोई शिकायत नहीं की, और हर किसी के बीच में चर्चा थी कि ऐसे कार्यकर्ता जो कांग्रेस के पक्ष में जो काम कर रहे थे, आपकी ये जो ताकत है कि आप भाड़े के सिपाही नहीं हो, आप एक विचार को लेकर के, आप एक अपनी जमीन के साथ इस देश के बचाने की लड़ाई जो आप लड़ रहे हैं, इसके लिए आपको अपने संगठन मजबूत करना, महिलाओं का संगठन आपको मजबूत करना पड़ेगा, किसानों के संगठन आपको मजबूत करने पड़ेंगे, और व्यापारी भाई, छोटे दुकानदार, उनको भी समझाने की जरूरत है। ये जात की गप्पी पाए रहोगे तो मौत पक्की है। आज के समय कॉर्पोरेट आपको हड़पड़े जा रहा है, ये ऑनलाइन सब कुछ आ गया, बड़े कॉर्पोरेट को व्यापार। ये 3 कानून जो बने थे ना, मैं 2 मिनट और दूंगा, ये कानून किसानों के खिलाफ पास नहीं थे, ये बाकायदा देश की खेती की पैदावार, उसके ऊपर कॉर्पोरेट का कब्जा, उसके भंडारण के ऊपर कॉर्पोरेट का कब्जा, उसके वितरण के ऊपर, डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर कॉर्पोरेट का कब्जा। ये 3 कानून यूं थे, तो ये उन्हीं ही साइनों बन गए बड़े बड़े अडानी के, न्यू नहीं बड़े बड़े फॉर्चून और ये सारे जो प्लेटफॉर्म बने मार्केटिंग के। कोई व्यापारी बचेगा नहीं, अगर बचेगा तो किसान, अगर उसकी आग बढ़ेगा किसान, उसके घर में पैदावार बढ़ेगी तो मार्केट के अंदर खरीद करने वाले लोगों की, अगर हमारे नौजवानों को रोजगार मिलेगा, पक्का रोजगार मिलेगा, मजदूर का वेतन बढ़ेगा, तो ही तो व्यापार बचेगा ना, इसके बगैर कोई व्यापार नहीं बचेगा। आप जात के आधार के ऊपर अगर इस तरह से चलते रहे तो कोई नहीं बचेगा। आज एक की बारी है तो कल दूसरे की बारी है, बचेगा कोई नहीं है। ये जिस तरह की गुंडागर्दी आज हल्का तक पहुंच की इंटरनेशनल लेवल पर, हरियाणा का गैंग
उसकी चर्चा हो रही है। हरियाणा आज अपराध तंत्र का सबसे बड़ा मुख्य केंद्र बन गया है। कौन बचाएगा इसको? किसी को भी फरोख्ती दे लो, किसी को अपहरण कर लो, किसी की हत्या कर दो। हमारी बहू बेटियां, आज छोटी छोटी बच्चियां, हरियाणा सबसे ज्यादा, मैं नहीं कह रहा, हिंदुस्तान का क्राइम ब्यूरो कह रहा है, हरियाणा सबसे ज्यादा असुरक्षित राज्य है महिलाओं का। ये हमारा आज हमारे ऊपर एक कलंक की तरह से बनी है बात। तो इस सब के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? खास तौर पर मैं कह रहा नौजवान, हालांकि संख्या थोड़ी दिखाई देगी, पर हमारे घर में तो नौजवान, अगर आपको अपने नौजवानों को नहीं संभाला, अगर पढ़े लिखे जिनकी शिक्षा बर्बाद हो रही, जिनके लिए रोजगार नहीं है, उनको संगठित करना पड़ेगा, उनको लामबंद करना पड़ेगा। नौजवान देश का भविष्य है, और देश का भविष्य ही आगे नहीं आओगा तो देश ने बचाओगा कौन? इसलिए अपने अपने घर में, मैं थोड़ी सी मैं आपको कह रहा हूं, अपने में भी अपने आप को देखे। बालकान तो कह दे तू लागे रख, अरे भाई कितने पीछे लगा लो, ट्यूशन करवा ले, जम्मा करवा ले। जो व्यवस्था चल रही है ना, ये बच्चे आज बर्बाद हो रहे हैं, नशाखोरी में, अपराध में धकेले जा रहे हैं, उनको गुंडा बनाया जा रहा है, धर्म के नाम पे, गौ रक्षा के नाम पे उनको हथियार पकड़ाए जा रहे हैं, उनको अपराध तंत्र के अंदर धकेला जा रहा है। अगर अपनी औलाद बचानी है, अगर अपनी अगली पीढ़ी बचानी है, तो उनको प्रगतिशील, सांप्रदायिकता के खिलाफ, धर्मनिरपेक्षता, जनतांत्रिक मूल्यों के लिए उनको हम सबको आगे लाना पड़ेगा, संगठित करना पड़ेगा। ये काम बनते हैं हमारे, इनको करेंगे तो निश्चित तौर पर है, फिर इनका कोई जड़ नहीं है। जो अपना दादी नानी का नहीं पड़ा, सुना करती बचपन में, ब्लैक दाम ना होया करता, और उस दाने की क्या मती जान, तोते में बीजेपी आरएसएस की राजनीति की जान इस सांप्रदायिक और जातिवाद में है। इसको आप तोड़ दें तो नंगे रूप में, उगाड़े रूप में लुटेरे और पूंजीपतियों के दलाल, इस तनियारा कुछ नहीं है। ये है। इसलिए साथियों, हम सबको पूरे उत्साह के साथ अपना लड़ाई जीती है। 34,500 लोगों को अपने साथ, तमाम दबाव के, उन सब के बावजूद अपने साथ लेकर के आए। आपकी बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसको आप आगे बढ़ाएंगे और निश्चित तौर पर जीत हमारी होगी, भविष्य हमारा है। मिलेगा इंडिया तो जीतेगा इंडिया। ये इंडिया गठबंधन को आप और मजबूत करें, यूं मोर्चा मजबूत रहना चाहिए। आप सारे के सारे मिलकर के, तमाम के तमाम, निश्चित तौर पे ना सिर्फ इस देश को बचाएंगे बल्कि इस देश को बढ़ाएंगे, आगे लेकर के जाएंगे। धन्यवाद।